हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 19 नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जिसका यूज होने वाला है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, ये क्या होता है इस पे बात करते हैं। देखो, अगर मान लो कि ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एम बी एनी टू इंटीजर, इसमें पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी, एंड एम बी पॉजिटिव इंटीजर, और हमने m को ले लिया है पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे a और b दो इंटीजर लिए, लेकिन वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है, जो पॉइंट में ना हो, जैसे 2.3 ये इंटीजर नहीं है, 3/2 ये इंटीजर नहीं है। इस तरह के नंबर को इंटीजर नहीं बोलते। इंटीजर किसको बोलते हैं, 0 इंटीजर, +-1 इंटीजर, +-2 +-3 +-4, ये सभी क्या है इंटीजर, एंड सो ऑन, ये सभी क्या है इंटीजर है। ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए और इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये इंटीजर समझ में आया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए एंड बी हमने दो इंटीजर लिया है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, एंड एम बी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ये एम को क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया है। तो इफ अगर ऐसा हुआ कि a माइनस बी करने पर इज डिविजिबल बाय m, ये जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया उससे डिविजिबल हो कौन, a माइनस बी, देन a इज सेड टू बी congruent to b मॉडुलो m। तो हम लोग a को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे किसके, b के मॉडुलो m, ये ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, एग्जांपल, और हाँ, इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ब्रैकेट में मॉड m लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मतलब होता है। अब देखो एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लो किसी ने बोला कि 5 कॉन्ग्रुएंट टू -3 और मॉडुलो 4। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे कि 5 माइनस ऑफ -3 है ना, 5 माइनस ऑफ -3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 4, तो आप देखो कि a माइनस बी करने पर जो नंबर आया है वो नंबर किससे, 4 से डिविजिबल है, इसलिए ऐसा लिखा है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड 4। ठीक है, ये इसका मतलब है। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसा लेते हैं 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2, सही ना, 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2, और यहाँ पे कर लेते हैं मॉड लो, चाहे 17 कर लो, और यहाँ पे मॉड 5 ले लेते हैं, सही ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि 17 -2 करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस 5 से डिविजिबल होगा। तो 17 -2 तो ये आ जाएगा 15, और ये इज डिविजिबल बाय 5, ये इसका मतलब है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m क्या होता है, सही ना। तो इसका यूज है क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m
इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। हमें ये बताना है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m जो है इंटीजर में ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कहने का मतलब हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सही ना। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सेट है वो है z, क्या है, इंटीजर, है ना, इंटीजर। हम लोग यहाँ पे इंटीजर की बात करेंगे, सही है। चलिए, तो अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, यहाँ पे क्या रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, सही ना, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, ये हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पे और जो भी हम लोग नंबर यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, सही है ना। तो पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम नंबर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या मतलब होना चाहिए कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये बात सही है। तो इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो 0 जो है वो m से डिविजिबल होगा, 0 तो किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होगा। तो बोलेंगे इज डिविजिबल बाय m, है ना, m से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये कि r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हमें मिल चुका है। अच्छा, अब हम बी की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या दिखाना होगा, हम लोग एक पेयर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m लिख लेंगे, है ना, मॉड m। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ये हमने मान लिया। तो अब आप ये बताओ कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है m से, तो डेफिनेटली b माइनस ए ऑल्सो डिविजिबल बाय m। तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा m से। इसका मतलब ये हुआ कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m, है ना, इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, सही ना। तो हमने क्या लेकर चला था, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को। तो यहां पे हमें क्या मिला, b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है r को। तो इसका मतलब 100% ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं r इज सिमेट्रिक। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं, ठीक है। आपको जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। यहां पे लिखेंगे क्या, r इज सिमेट्रिक, है ना। यहां पे r क्या मिल गया, मैं सिमेट्रिक मिल गया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर यानी फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 ऑर्डर पेयर मानना पड़ेगा। तो यहां पे मान लेते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, ठीक है, मॉडुलो m हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, ठीक है, m से डिविजिबल है। और एक और मान लेते हैं b कॉमा सी, जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, b कॉमा सी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m implies that b minus c is divisible by m, है ना। b माइनस सी भी डिविजिबल होगा m से। तो यहां पे ये हुआ कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है m से, b माइनस से डिविजिबल है m से, ये हमने मान लिया है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो b और b कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा a माइनस सी। अच्छा, पहला वाला नंबर भी m से डिविजिबल है, दूसरा वाला नंबर भी m से डिविजिबल है।
तो डेफिनेटली इसको जो जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी डिविजिबल होगा m से, इज डिविजिबल बाय m, है ना। दोनों का हमने जोड़ दिया तो ये भी नंबर कैसा होगा, डिविजिबल होगा m से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कामा c बिलोंग्स टू r। तो हमने क्या देखा, a कामा b बिलोंग कर रहा है अगर r को, b कामा c भी बिलोंग कर रहा है r को, तो a कामा c भी बिलोंग करेगा r को। तो इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव, है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसी बात को यहाँ पे आगे लिख देना है, सही ना। तो उम्मीद आप ये लिख लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो समझने के लिए, है ना, हमें इंटीजर पे ध्यान रखना होगा कि a और b दो इंटीजर होना चाहिए और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर a माइनस बी करने पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर m से डिविजिबल है तो डेफिनेटली a इज कॉन्ग्रुएंट टू b कहलाएगा मॉडुलो m। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, prove that the relation of congruence modulo 3 in the set of integer z is an equivalence relation। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इस बार कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m की जगह 3 डाल दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो हमारा सेट है वो क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है, हमें इस पे बात करनी है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू 3 है, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सही है, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब हमें रिलेशन क्या दिया, रिलेशन इज है इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 3, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव पे। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे a कामा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये इंप्लाइज दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखना होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना आएगा रिजल्ट, 0, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन सही है। तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। तो r कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पे बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक में क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा लेट a कामा b बिलोंग कर रहा है r को, सही है ना। a कामा b बिलोंग कर रहा है r को। अच्छा, a और b जो भी लिए हैं वो इंटीजर है, ठीक है, सही है। इम्प्लाइज दैट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड 3, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, है ना। a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, और ऐसा हमने माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 3 से तो डेफिनेटली b माइनस ए इज डिविजिबल होगा, ये भी 3 से, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए ये भी बिलोंग करेगा किसको, r को, सही है। वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b सभी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो b कॉमा बी ए भी बिलोंग कर रहा है r को, तो बोलेंगे r इज सिमेट्रिक,
सही है। अच्छा, अब हम लोग तीसरे बात करते सी फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, दो ऑर्डर पेयर मानना पड़ेगा। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब होगा, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड 3, मॉड 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और एक और मान लेते हैं b कॉमा सी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब ये हुआ कि b इज कॉन्ग्रेंट टू c मॉड 3 implies that b माइनस c इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहां से हमें ये देखने को मिला कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से, ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इन दोनों नंबर का जो ऐड करने का रिजल्ट आया वो भी नंबर कैसा होगा, डिविजिबल होगा 3 से, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी ये भी बिलोंग करेगा r को। तो हम लोग ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे r इज ट्रांजिटिव है, r कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, सो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो हम लोग इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द गिवन प्लेन, ठीक है। ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, सही है। यहां पे ए सेट दिया हुआ, ये क्या है, पॉइंट्स का सेट है किसी प्लेन में। आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए बाय पी रिलेटेड टू क्यू implies and implied by p and q are equidistant from the origin। अच्छा, यानी कि रिलेशन दे रखा है हमें, रिलेशन इस तरह से दिया है कि जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो एक p कॉमा q इस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, सच दैट p and q are equidistant p and q equidistant from the origin, origin से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो बात करेंगे, अच्छा ये इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P जो कि ओरिजिन के बराबर नहीं है इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड थिंग हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे P से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा वो जो है पाथ बनाएगा सर्कल का जिसका सेंटर होगा ओरिजिन, सही है ना। तो पहला प्रूफ कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले बात करेंगे हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन इस फॉर्म में है। तो मान लेते हैं P कॉमा P, है ना, P कॉमा P बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट P एंड P आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है।
कोई भी पॉइंट फिर उसी पॉइंट की बात करें वो क्या रहेगा, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये पॉइंट P जो है Q से, पॉइंट P जो है Q से जितना दूरी होगा उतना ही दूरी पॉइंट P से Q होगा। यानी कि एक ही बात हम लोग दो बार कह रहे हैं, सॉरी Q नहीं, ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन की बात है। तो इसका मतलब P एंड P आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों पॉइंट सेम ही है, तो ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से क्या रहेगा, इक्वल दूरी पर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, सही ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे P जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट A को बिलोंग कर रहा है, जो कि एक प्लेन में पॉइंट। B नंबर, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस बार हम लोग एक ऑर्डर कर लेंगे, लेट इस बार मान लेंगे P एंड Q, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू R है, सही ना, सॉरी बिलोंग्स टू सेट A, बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंस, आर इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या इक्वल दूरी पे है। तो इसका मतलब हम लोग इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका उल्टा बोले तो Q एंड P आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर P एंड Q ओरिजिन से इक्वल दूरी पे है तो डेफिनेटली Q एंड P आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ Q कॉमा P ये बिलोंग करेगा R को। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि P कॉमा Q अगर R को बिलोंग कर रहा है तो Q कॉमा P भी बिलोंग कर रहा है R को, तो बोलेंगे R इज सिमेट्रिक, सही है, R कैसा है, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा C नंबर में, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव पे हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेंगे, लेट, तो दो ऑर्डर पेयर, एक पी क्यू ले लेते हैं, एक क्यू आर ले लेते हैं, नहीं आर नहीं लेंगे क्योंकि आर जो है वो एक रिलेशन को डिनोट कर रहा है, तो कुछ और पॉइंट ले लेंगे, टी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट पी कॉमा क्यू एंड टी आर पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ सेट ए, है ना। सेट ए में ही कोई पॉइंट है पी क्यू एंड टी, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या कि P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू R, ये हमने माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है इक्वल दूरी पे है। और एक और मान लेते हैं Q एंड T, Q कॉमा T ये भी बिलोंग कर रहा है R को, तो इम्प्लाइज दैट Q एंड T आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब अगर आप ये बताओ P एंड Q ये दो पॉइंट है ओरिजिन से सेम दूरी पे है, तो Q और T भी क्या है ओरिजिन से सेम दूरी पे है, तो डेफिनेटली ये P Q T ये तीनों के तीनों ओरिजिन से सेम दूरी पे है, तो डेफिनेटली P एंड T भी क्या होगा सेम दूरी पे होगा, सही ना। तो यहाँ लिखेंगे P एंड T आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि P कॉमा T बिलोंग्स टू R, P कॉमा की इक्वल दूरी पे था ओरिजिन से, Q एंड T इक्वल दूरी था ओरिजिन से, तो 100% P और T भी इक्वल दूरी होगा ओरिजिन से, तो P कॉमा T भी बिलोंग करेगा R को। तो हम लोग बोलेंगे R इज ट्रांजिटिव, तो ये कैसा है ट्रांजिटिव है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप ये लिख लेना कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा अगला क्वेश्चन इसमें ये था कि आप ये प्रूफ कीजिए P से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है वो ओरिजिन, सॉरी वो जो है P से जितना भी पॉइंट रिलेटेड है उसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन, सही ना। तो इस बात को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो हम लोगों ने देखा P Q T ये सभी के सभी क्या है इक्वल दूरी पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हमें कमेंट्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि P Q
P से Q की दूरी, चूंकि P एंड Q आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सही ना, तो PQ का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी PQ नहीं OP, ओरिजिन ले लेते हैं O, ओरिजिन को क्या लेते हैं O, OP यानी कि ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी, ओरिजिन से पॉइंट Q की दूरी और ओरिजिन से पॉइंट T की दूरी, ये सभी के सभी क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे बोला गया ना P एंड Q आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, Q एंड T आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और P एंड T भी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब ओरिजिन से सभी की दूरी क्या है, सेम है। तो ये जो सेम है यही तो क्या है, रेडियस है, सही ना, ये हमारा रेडियस हो गया। एंड origin is a center, origin is a center, ये हमारा हो गया सेंटर। सो यहां पे एक लाइन लिखा गया था कि क्या प्रूफ करना है, सो दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। तो यहां पे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सो P सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P जो कि ऑरिजिन के बराबर नहीं है, ऑरिजिन के बराबर नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू passing through P with origin as center, आप चाहो तो फोटो बना के भी देख सकते हो। देखो ऑरिजिन यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, P Q T ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑरिजिन से सेम दूरी पे हैं। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि मान लो P यहां पे है, तो P से ऑरिजिन का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस Q से ऑरिजिन का होगा और वही डिस्टेंस T से ऑरिजिन का होगा। तो ये जो पाथ निकल के आएगा वो पाथ क्या होगा, सर्कल ही तो होगा, और जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे होगा, सही ना। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22। देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में है, इज द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट Q ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। यहाँ पे Q एक सेट है नॉन जीरो रैशनल नंबर, ऐसा लिखा हुआ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे Q पे जो स्टार है ये क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट है, बाय, और रिलेशन दिया हुआ x रिलेटेड टू y implies and implied by x into y is equal to 1, x into y is equal to 1 for all x comma y belongs to Q पे स्टार, ठीक है, ये दिया हुआ रिलेशन। अच्छा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये प्रूफ करना है, ये जो होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे Q पे जो स्टार लगा हुआ क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सभी रैशनल नंबर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर फॉर रिफ्लेक्सिव से, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव देख लेंगे, सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर रैशनल नंबर हम लोग ले सकते हैं, तो देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ बोला x कॉमा वाई सच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बट x इंटू वाई करने पे 1 होना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव में तो दोनों सेम नंबर रखना पड़ेगा। तो हम लोग कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं 1,2 और 1,2, चूंकि सेम रखना पड़ेगा हमें कि ये बिलोंग कर रहा है R को,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे x इंटू वाई इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, तो 1/2 इंटू 1/2 डज नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा। आप देख लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 1,2 ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। तो यहाँ पे आप देखा रैशनल नंबर हमने लिया और रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम रखना पड़ेगा, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R is not reflexive, so R is not equivalence, so R is not equivalence relation, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सही ना। 22 नंबर में ये पूछा गया था, इज द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट क्यू स्टार। हमसे ये पूछा गया था क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं, आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए, ये तो 22 नंबर बहुत ही आसान था। अब आप बोलोगे सर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो आपने चेक ही नहीं किया, क्योंकि तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस नहीं होता है, तो हमें बाकी दोनों चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए 22 नंबर में, सॉरी 22 था ये, 23 नंबर में, 23 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो 23 है, लेट एन बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सही है। आगे बढ़ते हैं, लेट आर बी डिफाइन ऑन एन क्रॉस एन। आर जो है रिलेशन होगा जो एन क्रॉस एन में होगा बाय, कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है रिलेशन को, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये दिया हुआ है, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सही है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करना स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि दो अलग अलग ये ऑर्डर्ड पेयर है, सही है। तो हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर और यहाँ वाले ऑर्डर्ड पेयर दोनों को सेम रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम रखना होता है ना। कई बच्चे सोचेगा सर ये दोनों सेम करेंगे ना, नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर रिलेटेड है इस ऑर्डर पेयर से, तो इन दोनों ऑर्डर पेयर को हमें सेम सेम रखना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी। अब देखते हैं क्या ये सही है, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, देखते हैं। तो इस फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखो, ए को डी से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया, और दोनों बीच वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा इक्वल टू, और इन दोनों बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू ए आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ ए इंटू बी हो या बी इंटू ए, दोनों तो एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ से, है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ए बी और बी ए दोनों बात एक ही है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर तो रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना, रिफ्लेक्सिव। चलिए अब बी पे बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक। पहले हम लोग सिमेट्रिक पे बात करना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए हमें एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा जो कि रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये, और ये हम लोग मान लेते हैं, लेट ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी। ये ऑर्डर पेयर हमने मान लिया कि ए कामा बी और सी कामा बी रिलेटेड है रिलेशन से। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, बी सी, ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ए इज इक्वल टू सी बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी बी को पहले लिख लेते हैं, सी बी इज इक्वल टू डी ए, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो सी बी इज इक्वल टू डी ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, यहाँ देखो
ए डी इज इक्वल टू बी सी था, तो ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी और फिर डी कॉमा सी, सॉरी सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, ये रिलेटेड था किससे, रिलेशन से। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, रिलेटेड टू ए कॉमा बी। कैसे, इसको देख लो आप कि ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी यहाँ पे है, रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। तो इसी पैटर्न से यहाँ पे देखो सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सही है ना। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हमें मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, आपको जरूरत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर पेयर हमें लेना पड़ेगा, है ना, दो ऑर्डर पेयर हमें लेना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 में। फॉर ट्रांजिटिव, सी नंबर फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर लेंगे, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, है ना, implies and implied by a comma a into d, a into d is equal to b into c, है ना, इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि गिवन में था। अच्छा, अब एक और लेंगे, एंड जिस ऑर्डर पेयर पे खत्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, c कॉमा d रिलेटेड टू कुछ और मान लेते हैं यहाँ पे e कॉमा f ले लेते हैं, ठीक है, सही है। implies and implied by c कॉमा c इंटू एफ इज इक्वल टू d इंटू ई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो क्या मिलेगा, a इंटू डी इंटू सी इंटू एफ इज इक्वल टू बी डी बी सी और डी ई मिल जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दिए LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से D और D कट जाएगा और C और C कट जाएगा, तो A F को साथ में कर देते हैं और D C को साथ में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, B और E को साथ में और D और C को साथ में, तो DC और DC कट जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों कट गए तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा AF इज इक्वल टू BE। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा F, सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि AB रिलेटेड टू CD और CD रिलेटेड टू EF है, तो हमें क्या मिला, AB रिलेटेड टू EF मिल गया, AB रिलेटेड टू EF। सो R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे R क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी मिला, सिमेट्रिक मिला और ट्रांजिटिव भी मिला। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप ये लिख लेना कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट नंबर 24 का फर्स्ट है, इज द रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइन ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये क्या है, इज द, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है क्या ये नेचुरल नंबर में ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और बात किस पे करना है, सेट हमें दिया हुआ नेचुरल नंबर है ना, एन क्या है, नेचुरल नंबर, और हमें ग्रेटर देन पे बात करना है, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहले बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, तो नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सेम ऑर्डर उठाएंगे। जैसे मान लो कि A कॉमा A, तो A कॉमा A
है ना, बिलोंग्स टू, अगर आर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आप देखो इम्प्लाइज दैट कि ए इज ग्रेटर देन ए, क्या ये बात सही है? नहीं, तो नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें सेम सेम ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, तो जो सेम सेम होगा क्या वो बड़ा होगा कोई एक दूसरे से? नहीं, तो ये बात गलत है। इसका मतलब आर इज नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कोई एक भी नहीं हुआ, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में है सो दैट इन द सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशन ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सेकंड नंबर में ये पूछा, जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये इस बार बात कर रहा है सेट में कि रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, सही है, आर क्या है? कोई रियल नंबर है, तो यहां पे बोला सो दैट द रियल नंबर द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहां बोला गया कि जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो लेकिन ट्रांजिटिव होगा, सही है, तो इस बात को यहाँ पे प्रूफ करना है, देखते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर है, तो रियल नंबर को आर से बोल रहे हैं, तो जो रिलेशन है उसको हम लोग आर डैश से दिखा देते हैं, सही है, लिख देते हैं यहाँ पे आर डैश जो है इज अ रिलेशन, तो यहाँ पे हमने आर डैश को रिलेशन को डिनोट करने के लिए दिखाया है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इम्प्लाइज दैट क्या ए जो है ए से बड़ा होगा? नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, और अगर ये ट्रू नहीं है तो बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक तो हमने चेक कर लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमें चेक करना था, और ट्रांजिटिव है ये चेक करना है, तो ट्रांजिटिव पे बात कर लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक पे बात नहीं करना है, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। देखो, हम लोग दो ऑर्डर पेयर मानेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, तो यहाँ पे आर डैश लिखना पड़ेगा, आर डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे अब देखो एक और ले लेते हैं, बी कॉमा सी, ये भी बिलोंग कर रहा है आर डैश को, तो इम्प्लाइज दैट बी इज ग्रेटर देन सी, सही है ना। तो आप ध्यान से देखो, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो डेफिनेटली जो ए जो है वो बड़ा होगा सी से, और अगर ए जो सी से बड़ा हुआ तो इसका मतलब ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर नहीं, आर डैश इज ट्रांजिटिव, तो हमने क्या देखा कि जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये बात हुआ प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है लेट अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स आर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट 1 प्लस एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सो दैट आर डैश इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रिलेशन किस पे बात करना, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिख लेते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है ना, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस, अच्छा एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एक्स
तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, बिल्कुल होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, सही है, तो ये ट्रू है। तो बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सही है। अच्छा, अब हम लोग बी पे बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए एक ऑर्डर पेयर हमें लेना पड़ेगा, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डैश, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमने मान लिया। तो अगर हम लोग ये बोलें, इसका उल्टा बोलें कि 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई करेंगे और वाई इंटू एक्स करेंगे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि वाई कॉमा एक्स ये भी बिलोंग करेगा आर डैश को। तो हमने क्या देखा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर डैश को, तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर डैश को, सही है। तो यहां बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अच्छा, सी नंबर, हमें ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे ये दिख जाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बात करेंगे हम लोग रियल नंबर की, तो हमने दो हम लोग ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं -1/2, {1}, सही है, -1/2, {1} रिलेट बिलोंग्स टू आर डैश। तो चेक करते हैं क्या ये आर डैश को बिलोंग करेगा। तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई -1/2 और इंटू में 1, और ये ग्रेटर देन जीरो होगा, बिल्कुल होगा। 1 - 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा, ग्रेटर देन जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब -1/2, 1 जो है वो आर डैश को बिलोंग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे खत्म हुआ 1 से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कुछ अगला ले लेते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर डैश, सही ना। चेक करते हैं, तो 1 प्लस 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा, 4, जो ग्रेटर देन जीरो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर को। तो अब हमें ये देखना है क्या -1/2, 3 ये बिलोंग करेगा आर को। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाए कितना, -1,3, सॉरी -1/2, 3। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, है ना, ये बिलोंग आर डैश को नहीं करेगा, कैसे वो देखो, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कितना, -1 - 3/2, जो आ जाएगा -1/2, और जो कि लेस देन है जीरो के, हमें ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1,2/3 डज नॉट बिलोंग टू आर डैश, सो आर डैश इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, और ये हो गया प्रूफ। तो यहां पे हमने ये प्रूफ किया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।